Hello everyone. Today we start one of the most important topic for your university exam point of view, which is glycolysis. Let's start. Glycolysis also called Embedden-Meyerhof pathway. इसमें होता क्या है ना, ग्लाइकोलिसिस इज अ सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन दैट कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू पायरुवेट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विच इज कॉल्ड एरोबिक, और लैक्टेट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन विच इज एनारोबिक विद द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी. ग्लाइकोलिसिस है क्या बेसिकली? ये सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन है. इट इज़ नॉट अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन. आप 10 स्टेप रिएक्शन ही होती है ये. तो आप लिख सकते हैं ये सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन है जिसमें कि ग्लूकोज जो है पायरुवेट में बदलता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. अगर आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कर रहे हो तो ग्लूकोज पायरुवेट में बदलेगा विद द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, और अगर आप ग्लूकोज को विदाउट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कर रहे हो तो ये लैक्टेट में बदलेगा, और ये जो लैक्टेट में बदलेगा ये एटीपी प्रोडक्शन नहीं करेगा. ठीक है. और फिर जो ये ग्लाइकोलिसिस का जो मेन कहाँ होता है, लोकेशन क्या है, तो ये साइटोसोल पे होता है. ठीक है. अब इसका रिएक्शन क्या है? ग्लाइकोलिसिस में जो बेसिकली होता है, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट में. इट इज़ 10 स्टेप रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ 2 फेज. हर चीज़ का एक फेज़ होता है ना, जैसे कि 2 फेज़ में अगर आप देखो तो इसमें पहला फेज़ जो है एनर्जी रिक्वायरिंग फेज़, और दूसरा फेज़ जो आता है वो होता है एनर्जी जनरेटिंग फेज़. जैसे कि आप ऐसे भी मान सकते हो कि अगर आपको कुछ करना है, तो जैसे अभी आप लोग स्टडी कर रहे हो तो ये आपका एनर्जी रिक्वायरिंग फेज़ है. अभी आप एनर्जी लगा रहे हो, बाद में आपको इसका आउटकम मिलेगा. अभी जैसे आप पढ़ रहे हो अपनी एनर्जी लगा के, फिर आपको इसका आउटकम मिलेगा. आप अपने क्लिनिक खोलोगे या फिर कहीं और अच्छा अपना वर्क करोगे, तो ये आपका आउटकम है. तो पहले हमेशा आपको एनर्जी लगानी पड़ती है, देन उसके बाद उसका आपको आउटकम मिलने लगता है. तो ये जो है ना, थियोरी पार्ट को आप लोग थोड़ा मैंने स्किप किया है, क्योंकि आप पहले अगर आप लोग अभी यही ध्यान में रखो, जो फर्स्ट स्टेज है वो है एनर्जी रिक्वायरिंग फेज और प्रिपरेटिव फेज़. जैसे कि अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो ये आपकी प्रिपरेटिव फेज़ हुई, और जो सेकंड फेज़ है वो है आपके एनर्जी जनरेटिंग फेज़. देन आते हैं प्रिपरेटरी फेज़ के अंदर. प्रिपरेटरी फेज़ में क्या होता है? सबसे पहले ग्लूकोज है. हम लोगों ने ये रिएक्शन कहाँ हो रही है? साइटोसोल में. तो सबसे पहले ग्लूकोज है. ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है. आपको ना ये सीक्वेंस याद रखना है. तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है. यहाँ सिर्फ ग्लूकोज है और हमने ग्लूकोज को ऐड किया, मतलब सॉरी, यहाँ सिर्फ ग्लूकोज है और हमने एक फॉस्फेट को ऐड किया है. तो क्या बना? ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना. एक फॉस्फेट को ऐड करने में हमने एनर्जी लगाया है ना. अगर ये अपोजिट होता तो एनर्जी रिलीज होती, लेकिन ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया है, एक फॉस्फेट हमने ऐड किया है जिसमें हमें एनर्जी लगी है. तो यहाँ एटीपी से एडीपी बना. एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और यहाँ एडीपी मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट. एक ट्राइफॉस्फेट से एक डाइफॉस्फेट बना, मतलब कि एक एनर्जी आपकी रिलीज हुई, एक फॉस्फेट आपका रिलीज हुआ, जो कि यहाँ ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने में यूज़ हुआ है. ठीक है. और ये इस जो प्रोसेस है इसमें कोई एंजाइम तो वर्क करेगा ना, डायरेक्ट थोड़ी ऐसे इसमें ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा. अगर आप पढ़ाई भी करते हो तो आपके टीचर होते हैं ना जो आपको पढ़ाते हैं, तो वैसे ही ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो बना, तो उसमें जो एंजाइम वर्क किया उसको हेक्सोकाइनेस कहते हैं. ठीक है. हेक्सो मतलब 6, और ग्लूकोज भी ऐसे 6 है. ग्लूकोज भी 6 कार्बन से बना होता है ना, तो हेक्सोकाइनेस, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो. देन आते हैं, अब आता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट. इसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है, इसमें भी 1 फॉस्फेट है. और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है, इसमें भी 1 फॉस्फेट है, पोजीशन भी 6 है. तो इसमें क्या होता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं ना, तो इसमें तो कहीं आपको कुछ एनर्जी लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी. तो बस आइसोमराइज हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, तो ये आइसोमराइजेशन हो रहा है. तो इसमें कोई एटीपी आपको खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो लेकिन इसमें जो एंजाइम लगेगा वो क्या है? फॉस्फोहेक्सोकाइनेज, सॉरी फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज. इसमें आइसोमराइजेशन हो रहा है ना, तो आइसोमरेज एंजाइम काम करेगा. और ये हेक्सो क्योंकि ये 6 कार्बन कंपाउंड है तो हेक्सो, और यहाँ फॉस्फेट भी है, यहाँ फॉस्फेट, यहाँ 6 कार्बन कंपाउंड, और यहाँ
आइसोमराइजेशन हो रहा है। तो इसमें जो एंजाइम काम किया उसको कहेंगे फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज। देन आते हैं फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट। तो यहाँ देखो ना, यहाँ फ्रुक्टोज 6, यहाँ एक फॉस्फेट है, और यहाँ फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट, यहाँ दो फॉस्फेट है, एक पोजीशन 1 पे है और एक पोजीशन 2 पे है। तो इसमें इसमें 2 एटीपी नहीं खर्च होगा, एक ही एटीपी खर्च होगा, क्योंकि यहाँ एक फॉस्फेट ऐड हुआ ना, 6 वाले पोजीशन पे तो पहले से ही था फॉस्फेट, अब यहाँ 1 वाले पोजीशन पे भी फॉस्फेट ऐड करना है, तो एक एटीपी फिर से एक एटीपी में कन्वर्ट होगा, जिससे एक जो फॉस्फेट हुआ मिला वो यहाँ आके ऐड होगा। और इसमें जो इंजाइम आपको लगते हैं वो क्या है, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। यहाँ फॉस्फो, यहाँ फ्रुक्टोज, और यहाँ एक फॉस्फेट ऐड किया तो काइनेज। ठीक है, अब आते हैं फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट से ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इसको ना बेसिकली ये जो आपका जो है ना ये वाला, इसको एनर्जी स्प्लिटिंग फेज भी कहते हैं, क्योंकि ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है ना 2 मॉलिक्यूल में टूटता है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। आप इसको ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो, जैसे कि यहाँ एल्डोलेज है तो आप इसको ऐसे मगअप कर सकते हो ना, जैसे कि अगर कोई एडल्ट हो जाता है, जैसे कि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है, पहले बच्चे बच्चे चल रहा था, अब ये ना फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट अब ये एडल्ट हो गया है, तो ये अपने फैमिली को 2 भाग में बांट देता है, जैसे कि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तो ऐसा नहीं होता ना कि अलग अलग हो जाते हैं अपने काम के पर्पज़ से, अपने स्टडी के पर्पज़ से, तो भाई बहन अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन रहते एक ही है ना, एक ही मम्मी पापा के मतलब कि बच्चे रहते हैं पर अलग अलग हो जाते हैं। तो इसी तरह जब ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट एडल्ट हो जाते हैं तो ये ग्लिसरल स्टडी पर्पज से अलग अलग हो जाते हैं। ग्लिसरल डिहाइड वो क्या अलग अलग होते हैं, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, और ये जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ना, ये इंटर कन्वर्टिंग होते हैं एक दूसरे में। ठीक है, यहाँ प्लस साइन आपका ये फिर आपका कंफ्यूजिंग आ जाएगा, हो जाएगा, इसको रहने देते हैं। ये आप याद रखना ना, ये इंटर कन्वर्टिंग होते हैं, और इस फेज़ को जो यहाँ प्रिपरेटरी फेज़ लिखा है, ये प्रिपरेटरी फेज़ के अंदर भी आप इसको लिख सकते हो, या फिर इसको आप अलग से लिख सकते हो, ये एनर्जी स्प्लिटिंग फेज़ है। ठीक है, ये अब आते हैं, डिग्री मिल गई, अब आपको एनर्जी मिलेगी। तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है ना वो चेंज होता है 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट में बाय द एंजाइम ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डाईहाइड्रोजिनेज। ये देखो है ना, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डाईहाइड्रोजिनेज। यहाँ देखो NADP है, और ये इसमें H ऐड हो रहे हैं, तो और वो भी 2 H ऐड हो रहे हैं, एक H यहाँ है, एक ये, मतलब कि आपका मगअप करने के लिए बेसिकली, कि अगर आप भूल जा रहे हो मतलब कैसे आप उसको ध्यान में रख सकते हो। आपको मेनली तो वहाँ समझना है, लेकिन आपको मेनली तो वहाँ लिखना होता है ना, कि आप लिख के आओ तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। आपको कितना आता है ये आपके एग्जामिनर नहीं देख रहा है, आपको कॉपी में कितना आप अच्छे से लिख रहे हो ये आपके एग्जामिनर देख रहा है, तो फिर आपको उसी हिसाब से मार्क्स मिलेंगे। तो आप ऐसे लेमन ट्रिक में आप ऐसे याद कर सकते हो कि डाईहाइड्रोजनेस है, NAD है, और यहाँ 2 हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं ना, तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डाईहाइड्रोजनेस। तो इससे क्या बनेगा, 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट। इससे पहले ना ये जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बना था ना, तो ये आपस में, मैंने बताया भी था ना, ये आपस में इंटर कन्वर्टिंग होते हैं, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो आगे जो फर्दर एनर्जी स्प्लिटिंग फेज में जो एंटर करता है ना, तो वो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट नहीं करता, वो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंटर करता है। तो ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ना, ये फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज से कन्वर्ट होता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, जो फर्दर एंट्री करता है एनर्जी स्प्लिटिंग फेज में। अब यहाँ ना आप नोटिस कर रहे होगे कि हर जगह यहाँ ना 2 लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2। तो ये 2 का मतलब क्या है, जैसे देखो यहाँ ही देखो आप, जैसे फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट से ना ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बना था। तो एक तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है ही, जो कि आगे एनर्जी स्प्लिटिंग फेज में एंटर करेगा, और ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है ये फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज के हेल्प से ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। तो टोटल
एक फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट से आपको 2 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मिल रहे थे। तो आगे जो एनर्जी स्प्लिटिंग फेज में एंटर करेंगे तो ये 2-2 करेंगे। आप 2-2 दिखाओ या फिर आप लिख दो 2। तो वही ना, यहाँ 2-2 हर जगह लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2। इसका मतलब यही है कि एक ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट तो था ही, और एक डाईहाइड्रोजन एसीटोन डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो था एक वो। तो ये 2-2 करके आपके एनर्जी स्प्लिटिंग फेज में एंटर किए हैं। अब आते हैं ना कि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3 बाइफॉस्फेट ग्लिसरेट तो बन गया था बाय द एंजाइम ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डाईहाइड्रोजिनेज, और इसमें आपको 2 NADPH भी मिले थे। अब आते हैं ना अब जो 1,3 बाइफॉस्फेट ग्लिसरेट बने थे, तो अब ये 1,3 बाइफॉस्फेट ग्लिसरेट है, तो इसको लग रहा है कि यार 2-2 फॉस्फेट है हमारे पास, तो चलो एक फॉस्फेट को रिमूव किया जाए। तो यहाँ जो एक फॉस्फेट जो यहाँ है, यहाँ 1,3 बाइफॉस्फो ग्लिसरेट था, तो ये एक फॉस्फेट को रिलीज़ किया, तो 2 फॉस्फो ग्लिसरेट, तो इसमें एक ATP जो है, तो इसमें जो एक ATP है ना वो कन्वर्ट हुआ है, मतलब कि इसमें 2 ADP जो है ना वो कन्वर्ट हुआ है 2 ATP में बाय द एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। यहाँ देख सकते हो ना, फॉस्फोग्लिसरेट है, 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट था, यहाँ 3 फॉस्फोग्लिसरेट, तो यहाँ फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, यहाँ 3 फॉस्फोग्लिसरेट था ना, तो यहाँ फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम यहाँ वर्क किया। अब आते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो था ये 2 फॉस्फोग्लिसरेट में, इसमें कुछ हो नहीं रहा है। यहाँ जो फॉस्फेट था वो 3 पोजीशन पे था, और यहाँ फॉस्फेट जो है 2 पोजीशन पे आया, तो इसमें कोई आपकी फॉस्फेट वगैरह कुछ यूज़ नहीं हो रही, कुछ आपको लग नहीं रहा, तो यहाँ कोई एनर्जी आपको नहीं मिलेगा, ना ATP मिलेगा ना NADP मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें काम तो, ये म्यूटेशन हुआ ना, म्यूटेशन में क्या होता है ना, जैसे कि सीक्वेंस ऑफ जो कोड होता है वो शिफ्ट कर जाता है, जैसे AUG है तो AGU हो गया, ऐसे आपका जो कोडॉन होता है उसका सीक्वेंस शिफ्ट कर जाता है। तो इसी तरह यहाँ ना म्यूटेशन हुआ, मतलब कि 3 फॉस्फोग्लिसरेट से 2 फॉस्फोग्लिसरेट में आया, तो इसमें जो एंजाइम वर्क किया वो है फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। देन आते हैं 2 फॉस्फोग्लिसरेट से, यहाँ 2 फॉस्फोइनॉल पायरुवेट आया। इनॉल कैसा ना, आपको वाइब नहीं करेगा क्या, थोड़ा पानी पानी टाइप, इनॉल अल्कोहल है ना, तो ये थोड़ा पानी पानी वाइब कर रहा है, तो फॉस्फोग्लिसरेट 2 फॉस्फोग्लिसरेट से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, तो यहाँ इनॉल है तो यहाँ इनोलेज एंजाइम लगेगा, और यहाँ पानी निकला, एक पानी निकला। अब आते हैं फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुवेट, तो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से जो पायरुवेट बना, तो इसमें एक यहाँ फॉस्फो था, यहाँ पायरुवेट है, यहाँ पानी भी निकल गया, फॉस्फेट भी निकल गया, तो यहाँ 2 ADP से आपको 2 ATP, वैसे बेसिकली देखा जाए तो एक है, और एक जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट वाला जो सिचुएशन था मैंने आपको पहले ही बताया था, तो इसलिए 2 ADP से एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से 2 ATP बना। तो इसमें जो पायरुवेट लास्ट प्रोडक्ट है, तो इसमें एंजाइम क्या वर्क किया, पायरुवेट काइनेज। और देखो ये जो है ना 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट और ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट, ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है, इसको आपको ध्यान में रखना है। आपको ना वाइवा में ऐसे पूछ सकते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहाँ होता है, ये बताओ। और ये आप अगर हाईलाइट भी करते हो अपने कॉपी में तो थोड़ा एग्जामिनर को लगेगा कि बच्चा जानता है। तो ऐसे ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या होता है ना, आपको डायरेक्ट ATP इससे मिल जाती है, इसको फिर फर्दर कोई प्रोसेस में आपको इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता, ये डायरेक्ट ATP मिलती है, इसलिए इसको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। यहाँ जो है ना, ये जो है सॉरी, ये सब जो है ना मैंने ये ना रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस लिखा गया है, पर ये रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस है। तो इसमें है क्या, ग्लाइकोलाइसिस इज रेगुलेटेड एट 3 स्टेप विच इज इरिवर्सिबल, दिस रिएक्शन आर कैटलाइज्ड बाय हेक्सोकाइनेज एंड ग्लूकोकाइनेज, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 एंड पायरुवेट काइनेज। आप देख सकते हो यहाँ, आप इसमें एक डायग्राम बना दो, मच बेटर। उतना लिखने में, आप जितना लिखने में टाइम वेस्ट करोगे ना कि आप ऐसा लिख रहे हो, इतना किसी के पास टाइम नहीं रहता ना कि आपका बैठ के पढ़े, आपको दिख जाना चाहिए ना एग्जामिनर को कि बच्चे को आता है, इतना इनफ है। तो आप इसको जितना आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट करो उतना अच्छा है, और उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा आपको।
तो देखो 3 बताया था ना मैंने कि रेगुलेशन जो है, रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस 3 स्टेप में होता है। एक हेक्सोकाइनेज और हेक्सोकाइनेज एंड ग्लूकोकाइनेज, दूसरा आता है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 और तीसरा आता है पायरुवेट काइनेज। तो देखो यहाँ ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब बनता है ना, तो जब बॉडी में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के मतलब बढ़ने लगता है, तो ये खुद ही जो है ना हेक्सोकाइनेज को इनिबिट कर देता है कि अब भैया बस करो, बहुत हो गया, बहुत हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बॉडी में, अब नहीं चाहिए हमें। तब ये इसको फिर इनिबिट करता है। तो ये जो इनिबिट कर रहा है हेक्सोकाइनेज को, तो इसको फीडबैक इनिबिशन कहते हैं। ठीक है, तो अगर बॉडी में इंसुलिन बढ़ने लगेगा ना, तो फिर ये ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनना स्टार्ट होगा, ज़्यादा बनेगा। लेकिन यही अगर ग्लाइकोजन बढ़ रहा है बॉडी में, तो फिर ये ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनना कम होगा। उसी तरह फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट। तो ये जो फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट जो है ना, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज को इनिबिट करता है। अगर बॉडी में एटीपी ज़्यादा है, सिट्रेट ज़्यादा है, ग्लाइकोजन ज़्यादा है, तो ये फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट क्या करेगा, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज को इनिबिट करेगा, बोलेगा बस भैया अब नहीं चाहिए, बहुत हो गया। लेकिन यही फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट कब बनना स्टार्ट करेगा, जब बॉडी में एएमपी ज़्यादा हो, फ्रुक्टोज ज़्यादा हो, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट ज़्यादा हो, फ्रुक्टोज 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 6 फॉस्फेट ज़्यादा हो, फ्रुक्टोज 2,6 फॉस्फेट 2 या 6 फॉस्फेट ज़्यादा। देखो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट अगर ज़्यादा है, यहाँ जैसे है ना फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, अगर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट ज़्यादा है, तो आप ऐसा भी सोच सकते हो ना, अगर बॉडी में फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट ज़्यादा है, तो वो क्या चाहेगा कि फ्रुक्टोज को फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट में कन्वर्ट करो, ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं ना। अगर ये ज़्यादा है तो इसको आगे बढ़ाएगा। लेकिन यही अगर बॉडी में ज़्यादा हो गया, तो फिर ये इसको बोलेगा नहीं भैया अब नहीं चाहिए, तो ये जो इंजाइम था उसको इनिबिट करेगा। इंजाइम इनिबिट हो गया तो ये फर्दर ये प्रोसेस होगा ही नहीं, ख़त्म। अब फिर आते हैं फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में। तो ये जो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट है ना, ये पायरुवेट में बदलता है। लेकिन अगर बॉडी में एटीपी ज़्यादा है, ग्लाइकोजन ज़्यादा है, तो फिर ये पायरुवेट बोलेगा अभी हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्यों पायरुवेट बनाना फालतू का, क्यों जमा करना। तो ये पायरुवेट काइनेज को इनिबिट करेगा, बोलेगा नहीं चाहिए अब। लेकिन यही अगर इंसुलिन बॉडी में ज़्यादा होगा तो ये बोलेगा बनो, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुवेट बनते। ठीक है, अब आते हैं सिग्निफिकेंस। किसी भी चीज़ का सिग्निफिकेंस होता है ना, आप कोई भी चीज़ कर रहे हो तो उसका एक सिग्निफिकेंट काम मतलब सिग्निफिकेंस होना चाहिए किसी भी चीज़ के। तो सिग्निफिकेंस क्या है, ये प्रिंसिपल रूट ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म एंड प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। ये अगर मतलब कि आपको एटीपी चाहिए, आप प्रोटीन तोड़ रहे हो, फैट तोड़ रहे हो, कहीं भी तोड़ रहे हो, ले जाके आपको ग्लाइकोलिसिस में आके आपको एटीपी बनना ही पड़ेगा। आपको एटीपी, आप तोड़ने का मतलब क्या है, तोड़ने का मतलब है आपको एटीपी, और एटीपी कहाँ से मिलेगा आपको, ग्लाइकोलिसिस से मिलेगा। ऑल्सो प्रोवाइड मेटाबॉलिज्म ऑफ फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज में भी जो मेटाबॉलिज्म होगा वो इनिशियल कुछ प्रोसेस होगा, देन वो फिर से आना तो उसको ग्लाइकोलिसिस में ही पड़ेगा। ग्लूकोज इज ओनली फ्यूल दैट द ब्रेन यूज अंडर नॉन स्टार्वेशन कंडीशन। ठीक है, अब आते हैं एनर्जेटिक्स। एनर्जेटिक्स ये इतना बड़ा ध्यान में रखना थोड़ा मुश्किल है, इतना लिखने में भी आपको बहुत सारा टाइम जाने वाला है, तो आप ये शॉर्ट वाला याद रखो। देखो दिखाती हूँ मैं, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना था, एक एटीपी आपने माइनस किया था, ठीक है, यहाँ माइनस। अब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट बना था, यहाँ एक एटीपी खर्च हुआ था, 2 माइनस हो गया। अब देखो यहाँ एक 2 एनएडीपी बना था, ग्लिसरेडिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट, तो एक एनएडीपी आपको 2.5 एटीपी देता है, यहाँ 2 एनएडीपी बना, एनएडीपीएच बना, तो यहाँ आपको 5 एटीपी मिला। ठीक है, अब आते हैं यहाँ 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट, यहाँ आपको 2 एटीपी मिला +2। अब देखो यहाँ फिर आपने फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुवेट में आए, यहाँ आपको 2 एटीपी मिला, तो टोटल आपको कितना एटीपी, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल आपको 9 एटीपी मिले। और यहाँ जो आपका ने खर्च किया था वो क्या था, 2, तो टोटल 9 और -2 बराबर 7, आपको टोटल 7 एटीपी मिले। तो वहीं आप ऐसे लिख सकते हो, आपने स्टेप बताया कहाँ कहाँ आपका एक एक एटीपी खर्च हुआ था, टोटल आपका 9 है, नेट गेन आपका 7 एटीपी है। ठीक है, देन आते एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस। आप इसको नोट्स में लिखो, अदरवाइज अगर आपके पास टाइम नहीं है तो स्किप करो, कोई ज़रूरत नहीं है लिखने का। ठीक है,
एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट में टूटता है, मतलब बनता है। एक इसमें एक फॉस्फेट ऐड होता है, जिसके कारण आपको एक NADP से एक NADPH मिलता है। और इसमें जो एंजाइम रिक्वायर्ड है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डाइहाइड्रोजिनेस। अब फिर जो ग्लिसरॉल 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट से पायरुवेट बनता है। पायरुवेट से जब आप यहाँ लैक्टेट में आते हैं तो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस बनता है। यहाँ फिर NADH+H+ टूट के NAD बना लेता है। तो इस पूरे प्रोसेस में आपको कहीं ATP नहीं मिल रहा है, ATP बन रहा है फिर वो खर्च हो जा रहा है, तो ये पूरा वेस्ट गया। ठीक है, तो ये आपका ग्लाइकोलाइसिस ख़त्म हो गया है। इसको आप अच्छे से सारे मतलब कि सीक्वेंस को याद कर लो, और ये आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, कॉलेज एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। थैंक यू। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी टॉपिक चाहिए हो, तो प्लीज़ कमेंट करो, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी, कोशिश करूंगी जितनी जल्दी हो पाए आपको उसका वीडियो मिल जाए। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.